हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज हमारी क्वेश्चन आंसर की क्लास नंबर 8 है। हम जो सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं 1000 प्लस क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे हम जब तक हमारा पेपर नहीं हो जाता है DFCCIL का, जिसमें हम सारे जो है क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। एंड वन मोर थिंग मैं आपको बता दूँ कि हमने मार्केटिंग कंप्लीट कर लिया है, हमने बायोलॉजी कंप्लीट कर लिया है, इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर लिया है, हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज कंप्लीट कर लिया है। तो कितने सारे सब्जेक्ट जो है हमने कंप्लीट कर रखे हैं। वन मोर थिंग, जो DFCCIL का हिस्ट्री या फिर DFCCIL के बारे में इंफॉर्मेशन है वो कल मैं पूरा अच्छे से डिस्कस कर लूँगी। थोड़ा सा मुझे डायग्राम वगैरह बनाना था, डायग्राम इन द सेंस कि मुझे वो थोड़ा सा माप वगैरह बनाना था, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। एंड नोट्स अच्छे देना चाहूँगी मैं, इसलिए थोड़ा सा उसके लिए टाइम लग रहा है, उसके लिए मुझे माफ़ करना। एंड CRM, बस CRM जो है उतना बाकी है हमारा मिसलेनियस टॉपिक में, और बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी जो सब्जेक्ट्स है वो तो हम आराम से पढ़ ही लेंगे। मार्केटिंग का कैसे पता है? क्या मार्केटिंग हमने कभी पढ़ नहीं रखा है, इसीलिए मार्केटिंग ना थोड़ा सा आपको हार्ड हो रहा होगा। अगर आप टेस्ट सीरीज भी लगा रहे होंगे तो भी मार्केटिंग के क्वेश्चंस बनना ना बनना एक तरह से लाजमी होंगे, क्योंकि देखो मार्केटिंग आप कितना भी पढ़ लो, लोग 2-2 साल का MBA करते हैं तब जाके उनका मार्केटिंग बहुत बढ़िया होता है, और हमको मार्केटिंग में सिर्फ 6 से 7 मार्क्स चाहिए। मैं तो आप लोगों को बोलूँगी कि जो 12 मार्क्स आ रहे हैं ना इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग का मिला के 12 मार्क्स का जो पूरा पोर्शन आ रहा है उसमें 6 मार्क्स का तो डेफिनेटली इकोनॉमिक्स आएगा। तो इकोनॉमिक्स तो हमने इतना बढ़िया पढ़ लिया है कि हम किसी भी एग्जाम के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो है आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो 6 मार्क्स कंफर्म कर लो इकोनॉमिक्स के, बाकी बचे 6 मार्क्स है, उसमें से अगर आप 3 मार्क्स भी लेकर आते हो, ठीक है मैं बोल रही हूँ 3 मार्क्स मार्केटिंग के, अगर 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन मतलब 3 मार्क्स भी अगर लेकर आओ आप मार्केटिंग से, तो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप लोग बहुत आगे हो बाकी स्टूडेंट से जो इधर उधर भटक रहे, जो कुछ भी ये चैनल से देख लिया, वो चैनल से देख लिया, वो चैनल से देख लिया, ऐसे कर रहे। तो मैं बोलती हूँ कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, जितना आप ग्रैब कर पाते हो उतना ही ग्रैब करो। अननेसेसरी जो है दिमाग को टेंशन देने की ज़रूरत नहीं कि भाई मेरे को मार्केटिंग के क्वेश्चन नहीं आ रहे, छोड़ दो ना। एज सच क्या है, आपको किसी भी तरह से रैंक लेनी है ना, और रैंक आ जाएगी अगर आप बाकी के सब्जेक्ट अच्छे से करोगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जनरल नॉलेज का ई बुक अगर आपने परचेस नहीं किया है तो परचेस कर लेना, मात्र 239 रुपीज़ में है, जो जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल नॉलेज जो है अप टू डेट दे रखा है। ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अब हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री वगैरह सब्जेक्ट, CRM के साथ साथ दूसरा भी सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगी मैं, जैसे केमिस्ट्री वगैरह, फिजिक्स वगैरह। तो उसमें आपको जो है देखो, हिस्ट्री भी मैं सोच रही हूँ कि स्टार्ट कर दूँ, बट टीम अलाउ नहीं करती है 3-3 सब्जेक्ट एक साथ लेने के लिए, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। तो मे बी हिस्ट्री हम केमिस्ट्री खत्म होने के बाद लेंगे। तो आप लोगों को पहले से इसको अच्छे से पढ़ना है, और फिर मेरे जो भी क्लासेस होंगे उससे रिवीजन करना है अच्छे से। ठीक है, तो प्लीज़ बाय कर लेना। चलिए, बहुत होगी बातें, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज हिस्ट्री और ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन जो है हमने मिक्स कर रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज स्पेशलाइज्ड इन। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो उसकी विशेषता क्या थी, मतलब वो किस चीज में स्पेशलाइज था। वैसे वो लोग तो देखो, वो कॉटन जो है, सबसे पहले वर्ल्ड को कॉटन का, जो कॉटन है हमारा, जो क्या कहते हैं उसको, कपास या कापूस कहते हैं उसको मराठी में। तो ये जो है ये किसने दिया है पूरे दुनिया को, वो दिया है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप ज्वेलरी का भी बात करो तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ज्वेलरी डिजाइन करने में भी बहुत ही ज्यादा माहिर थे। लेकिन सबसे बढ़िया बात उनकी ये थी, वो टाउन प्लानिंग, ठीक है, जो नगर नियोजन था वो बहुत ही बढ़िया तरीके से किया था। लास्ट जो 7th क्लास हुई थी हमारी PYP की, तब मैंने आपको बताया था कि जो उनके रोड थे वो 90 डिग्री में एक दूसरे को काटते थे। 90 डिग्री में एक दूसरे को काटना मतलब सोचो कि सिविल इंजीनियर कितना बढ़िया था होगा उनका, किस तरह से रेक्टेंगल शेप में ही उनके पूरे के पूरे घर थे, कैसे हर एक घर के पीछे पूरा एक रोड होता था, घर के सामने एक रोड होता था, ब्लॉक टाइप में। जैसे अभी आप देखते हो अपार्टमेंट्स कैसे होते हैं कि अपार्टमेंट के चारों तरफ से रोड होते हैं, है ना, चारों तरफ से रोड होते हैं, या फिर अगर हुआ तो सामने भी एक रोड होता है और पीछे साइड के पीछे के गेट पे भी एक रोड होता है। तो मतलब सोच के देखो आप, कितना मॉडर्न था उनका दिमाग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, टाउन प्लानिंग, नगर नियोजन में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बहुत ही ज्यादा स्पेशलाइज्ड थे। तो राइट आंसर क्या बनता है, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट,
The famous figure of dancing girl found in the excavation of Mohenjo-daro was made up of। जैसे मैंने आपको कहा कि ये लोग ज्वेलरी जो डिज़ाइन करना है उसमें माहिर थे, तो ज्वेलरी डिज़ाइन करना इन द सेंस कि ये लोग किसी भी काइंड ऑफ कि आप कहेंगे मेटल के साथ ये लोग बहुत ही ज़्यादा एक तरह से माहिर थे। ये लोग, इनको अलग पता था कि दो अलग अलग मेटल को मिला के, जैसे ब्रोंज, ठीक है, ब्रोंज कैसे बनता है, कॉपर, ठीक है, ब्रोंज एंड ब्रास। तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को। मैं हमेशा से जब भी ये बात आती है तो मैं एक ट्रिक बता देती हूँ, आपको याद रखना है। ब्रोंज और ब्रास में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। दोनों में भी कॉपर आता है, ठीक है, दोनों में भी कॉपर आता है, बट ध्यान देना जिस भी स्पेलिंग में जेड आ रहा है, ठीक है, जिस भी स्पेलिंग में जेड आ रहा है उसमें जिंक नहीं गिरेगा। क्या नहीं गिरेगा? जिंक नहीं गिरेगा। और जिस भी स्पेलिंग में जेड नहीं आ रहा है उसमें जिंक आ जाएगा। समझ में आ गया? बहुत ही मतलब पागल सी ट्रिक है, बट याद रखने के लिए ठीक है ना, 1 मार्क्स मिल जाता है। तो जो ब्रोंज है अपना, उसमें कॉपर प्लस टिन होता है, ठीक है। तो ये मोहनजोदड़ो या फिर कहें इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को पता था ब्रोंज कैसे बनता है। तो ये जो मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी जिसमें एक डांसिंग गर्ल मिली थी, ठीक है, डांसिंग गर्ल की आकृति मिली थी, वो किससे बनी हुई थी, ठीक है, वो किस मेटल से बनी हुई थी। अगर आपको ये क्वेश्चन बना तो अल्टीमेटली आंसर क्या होगा फिर? वो ब्रोंज से बनी हुई थी, पीतल से बनी हुई थी, ठीक है, किससे? पीतल से बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? Which of the following animals was not known to the Indus Valley civilization? ठीक है, Which of the following animals, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था या फिर वो नहीं जानते थे? तो ऑप्शंस देखो, बुल, हॉर्स, एलिफेंट, जिराफ। सांड, घोड़ा, हाथी, जिराफ। तो इन लोगों को एक्चुअली देखो, ये लोग जो है हॉर्स का एक काइंड ऑफ कि हॉर्स का एक बोन मिला था, ठीक है, बोन यहाँ पर मिला था। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि उनको हॉर्स का पता नहीं होगा, बट हॉर्स का जो बोन मिला था वो बहुत ही ऊपरी सतह पे मिला था, ठीक है, बहुत ऊपरी सतह पे मिला था। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इनके जो बाद आई थी जनरेशन या फिर इनके बाद जो आए थे आर्यंस वगैरह, तो उन लोगों की वजह से मिला होगा। फिर भी यहाँ पे अगर आपको कन्फर्म करना है, ठीक है, तो हॉर्स अगर कहीं भी आता है तो हॉर्स को आप टिक करके मत आना, क्योंकि एक जगह हॉर्स की हड्डी मिली थी। सेकेंडली यहाँ पे ना इनको लायन के बारे में पता नहीं था, ठीक है, इनको लायन के बारे में पता नहीं था। लायन और आयन, ठीक है, ये दो मैं मिक्स कर देती हूँ जब भी मैं मोहनजोदड़ो या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाती हूँ। तो आपको ये याद रखना है, इनको लायन जानवर भी पता नहीं था और इनको आयन मेटल भी पता नहीं था, ठीक है, सिंपल सी बात है। आयन कब आया, आयन के बारे में कब पता चला? जब पाटलिपुत्रा में, पाटलिपुत्रा इन द सेंस कि बिहार में एक्चुअली वहाँ पे बहुत ज़्यादा खदान वगैरह खोदी गई, फिर वहाँ पे उनको आयन का पता चला। तो ये किस टाइम की बात कर रही हूँ मैं? ये आर्यन के टाइम की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो लायन आयन इनको पता नहीं था। तो ऑप्शंस देख के मुझे बताना, इनको जिराफ भी पता नहीं था, ठीक है, इनको हॉर्स पता था, इनको बुल पता था, इनको एलिफेंट पता था, लेकिन इनको जिराफ भी पता नहीं था। लेकिन आपके क्वेश्चन में जिराफ ना दे के लायन दे दिया, तो ये तो पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने इसको भी यहाँ पे ऐड किया। नेक्स्ट, out of the following remains excavated in Indus Valley, which one indicates the commercial and economic development? ठीक है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी में उत्खनन अवशेषों में से कौन वाणिज्य और आर्थिक विकास को इंगित करता है? मतलब वो दिखाता है कि भाई ये कमर्शियली बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट में थे, ये बहुत ही इकोनॉमी इनकी बहुत बढ़िया थी, इनके पास पैसा वैसा सही था, बिजनेस बहुत अच्छा चलता था इन लोगों का। तो ये कहाँ से पता चलता है? तो मिट्टी के बर्तन, मोहर, नौकायान या मकान। तो देखो, मिट्टी के बर्तन तो नॉर्मली वो टाइम जो था 2500 साल पहले, ठीक है, तो उस टाइम पे सब लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे। क्यों? क्योंकि देखो मैंने जैसे कहा कि इन लोगों को बहुत ज़्यादा मेटल के बारे में पता नहीं था, ठीक है, तो मिट्टी के बर्तन तो लाजमी है कि सबके पास होंगे। और ये कोई एक कमर्शियल स्टेटस नहीं है, ये कोई पैसे वाले लोगों का स्टेटस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है मोहर, सील्स।
तो सील्स क्या होता है, सील्स यानी अल्टीमेटली वो मोहर लग जाना, वो बात हो जाना कि भाई ये जो है ये चीज गवर्नमेंट की तरफ से आई या फिर ये XYZ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कंफर्मेशन मिल चुका है, इस तरह से। तो ये जो है सील इज द राइट वन, ठीक है। सील के वजह से पता चलता है कि ये जो थे इनकी जो सिविलाइजेशन थी, इंडस वाली सिविलाइजेशन, वो कमर्शियली और इकोनॉमिकली बहुत ही ज्यादा डेवलप थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया वॉज, भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन सा था? तो भाई जैसे कि हमने बता रखा है आपको कि 1921 में डॉक्टर दयाराम साहनी की निगरानी में हड़प्पा जो है सबसे पहले खोजा गया था, ठीक है। जब वहां पे खुदाई हुई थी तो हड़प्पा सबसे पहले वहां पे खोजा गया था। तो राइट आंसर क्या है? हड़प्पा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज अर्थ ट्विन। तो ये देखो अभी ज्योग्राफी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? तो पृथ्वी का जुड़वा, कभी भी आप गलती से मार्स ना टिक करके आ जाना। इसका राइट आंसर है वीनस। क्या है इसका राइट आंसर? शुक्र जो है पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। ट्विंस, पृथ्वी का जुड़वा जो है इसको कहा जाता है अर्थ ट्विन, ठीक है, अर्थ ट्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ सैटर्न्स लार्जेस्ट मून इज। शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा का नाम क्या है? तो देखो सैटर्न के सबसे बड़े चंद्रमा का नाम है टाइटन। सैटर्न टाइटन, तो राइमिंग हो रहा है, इसको याद कर लो, ठीक है। सैटर्न टाइटन इज द राइट आंसर, ठीक है। टाइटन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन आर। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या कितनी है जो है हमारे पूरे क्या कहते हैं सूरज को, ठीक है, सूरज को जो रिवॉल्यूशन करते हैं, घूमते हैं, वो कितनी संख्या? पहले कितनी थी? 9 थी, बट प्लूटो को क्या है कि 2005 में इसके लिस्ट से निकाल दिया गया कि वो एक ग्रह है। क्यों निकाल दिया गया वो हम जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब मैं बता दूंगी, क्योंकि कुछ डेफिनेशन होती है, किसी भी ग्रह को ग्रह बोलने की एक डेफिनेशन होती है। जैसे कि वो राउंड शेप में होना चाहिए, उसका जो एटमॉस्फेयर है वो क्लियर होना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो हम देखेंगे उसमें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट कितने हैं? 8 प्लैनेट है जो हाल फिलहाल अभी रिवॉल्व कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी, अपनी आने वाली पीढ़ी कुछ और पढ़े, क्योंकि देखो जो पिछली पीढ़ी थी उन्होंने क्या पढ़ा था कि 9 जो ग्रह है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, बट हम क्या पढ़ रहे हैं कि 8। तो आने वाली पीढ़ी हो सकता है कि 10 पढ़े या फिर 8 से कम पढ़े, ठीक है। तो ये चेंजेस होते रहते हैं, ये साइंस टेक का पॉइंट है, और साइंस टेक के पॉइंट इसी तरह से चेंजेस होते रहते हैं। इसीलिए इसका रिवीजन करना मस्ट होता है और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स डू नॉट हैव सैटेलाइट। अब कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका कोई चंद्रमा ही नहीं है? तो देखो अर्थ का है, अर्थ का तो एक सैटेलाइट है जो कि चंद्रमा है, हमारा चंद्र, ठीक है, मून, ठीक है। नेक्स्टली मार्स के भी 2 जो है सैटेलाइट है, ठीक है, मार्स को भी 2 सैटेलाइट है। जुपिटर के भी बहुत ज़्यादा सैटेलाइट है, बट मरकरी का कोई सैटेलाइट नहीं है, ठीक है। सैटेलाइट क्या होता है? जैसे चंद्रमा क्या होता है कि वो उस ग्रह को रिवॉल्व करता है। क्यों करता है? क्योंकि उस ग्रह का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसको खींच कर लेकर आता है, और खींच के इस तरह से लेकर आता है कि वो उसके इर्द गिर्द चक्कर मारता है, ठीक है, गोल 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 एकदम से। समझ में आ गया? तो मरकरी इज द राइट आंसर। बुध का कोई भी सैटेलाइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोबोस एंड डिमोस। मैं अभी जस्ट ये बोलने वाली थी कि मार्स के जो 2 सैटेलाइट है उनका नाम ये है करके, क्वेश्चन ही बन गया। देखो, फोबोस एंड डिमोस आर द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ विच प्लैनेट। तो ये जो है ये मार्स के मार्स जो है हमारा ग्रह, मंगल ग्रह के 2 ये सैटेलाइट है, ठीक है, 2 ये चंद्रमा है, फोबोस एंड डीमोस। जुपिटर के बारे में मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो जूनो मिशन है नासा का, हाल फिलहाल जो जूनो मिशन है उसने एक इमेज भेजी है गैनीमेड की। गैनीमेड क्या है? ये एक जायंट सैटेलाइट है, एक नेचुरल सैटेलाइट है जुपिटर ग्रह का, ठीक है, बृहस्पति ग्रह का एक बहुत ही बड़ा जायंट सैटेलाइट है, और उसका इमेज जो है अभी थोड़े दिनों पहले, बस 1 हफ्ते पहले ही पृथ्वी पर आया है नासा के जूनो मिशन द्वारा। किसके? नासा के जूनो मिशन द्वारा। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बनता है करंट अफेयर से रिलेटेड, ओके।
तो आई थिंक इतने क्वेश्चंस थे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग. थैंक यू.